प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका हिंदी साहित्य का जो ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसके पाठ्यक्रम में दो पाठ्य पुस्तकें लागू की हुई हैं। एक उपन्यास है ज्यों मेहंदी को रंग, मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित, और दूसरी एक कहानी संचयन है जिसमें 9 कहानियों का संकलन है, और इस कहानी संचयन के संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी हैं। आपकी इस कहानी संचयन पाठ्य पुस्तक को हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। आपकी दो विधाएं, उपन्यास और कहानी, इनके ऊपर भी आपके प्रश्न बनते हैं, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में एक मॉडल आंसर के रूप में भी पढ़ा था। उपन्यास का उद्भव और विकास, कहानी का उद्भव और विकास, कहानी के प्रमुख तत्व, उपन्यास के प्रमुख तत्व, उपन्यास के प्रकार। इस तरह से ये दो प्रश्न आपके बनेंगे प्रमुख कथाकारों पर, और एक प्रश्न उपन्यास और उनके तत्वों पर आपके बनेगा। तो इसको हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में इस पाठ्यक्रम को हम पूर्ण कर चुके हैं। और आपकी कहानी संचयन की जो ये पाठ्य पुस्तक है, इसके आरंभिक जो कहानियाँ हैं, जैसे उसने कहा था, पुरस्कार कहानी, पूस की एक रात, नशा कहानी, जगार, एक गो कहानी, इन सब का 6 कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज अभी पिछली हाल ही की एक दो ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं 7वीं कहानी जगार, जो विपुल ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में ये कहानी पूर्ण हो जाएगी, इस पर हम पूरी तरह से चर्चा कर लेंगे। तो हम आरंभ करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 77 से, क्योंकि इससे पिछले पृष्ठ तक हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ लिया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आरंभ कर रहे हैं। पातीराम जो गांव का सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके पास राजेश जो कोटा में रहता है, कहानी का जो नायक है, और उसके भाई की जो ज़मीन है, जनई यादव एक दादागिरी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति जो है, वो धन बल से, साम दाम दंड भेद आदि से उनकी ज़मीन पे वो कब्जा कर लेता है। पंचायत से वो जुड़ा हुआ है, राजनीतिक पहुंच उसकी है। वो गांव वालों पर अन्याय और अत्याचार करता जाता है और उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, सब भयभीत है। उसी मसले में राजेश जो है, पातीराम जो पात्र हैं उनके पास में मिलने के लिए आते हैं, और वो अपना मामला बताते कि यह है, आपने अभी तक उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो पातीराम कहते हैं कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। तो जा मामूले में यानी इस मामले में हम का करी सकत भैया, अर्थात हम क्या कर सकते हैं। सीट पिटाते हुए उन्होंने अपने हाथ में लगी हुई बीड़ी का गुलझाड़ा, यानी एक तरह से कुछ न कर गुजर पाने पर उन्होंने एक तरह से नकारा। आप चाहते तो सब कुछ कर सकते थे दादा, इस अन्याय के खिलाफ पूरे पोठे को लेकर खड़े हो जाते तो उस जालिम की क्या मजाल जो हमारे खेत पे कब्जा कर लेता। यानी पूरे पोटे का तात्पर्य उस पूरे गांव के एक तरह से आप बड़े व्यक्ति हैं, और आपकी बात को कोई नहीं टाल सकता। और आप गांव वालों को कहते, उनको एकत्रित करते और जनई यादव के खिलाफ आप खड़े हो जाते, तो उसकी हिम्मत नहीं होती हमारे खेत पे कब्जा कर लेने की। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। इतेकु पोटे में एकोपनु का भैया, यानी अपने इस पोटे में, इस गांव में इतनी एकता कहाँ है, संगठन की शक्ति कहाँ है, सामूहिक बल नहीं है। सभी लोगों पर वो अत्याचार करता है और सब लोग एक तरह से उसके खिलाफ खड़े ही नहीं होते हैं। अभी पंचायत हुई तो उसमें भी कोई नहीं पहुंचा था। तो कहने का तात्पर्य सामूहिक शक्ति नहीं है तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तुझे ताव आ गया, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं, यानी मुझे ताव आ गया शब्द होना चाहिए यहाँ पर, यानी राजेश को फिर ताव आ गया, यानी वो जोश में आ गया। आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य सबसे आप मुख मोड़ रहे हैं, और किसी की समस्या का समाधान करने में आप पैरवी नहीं कर रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम सब गौर स्वार्थी, कायर, डरपोक हैं। यानी गांव वाले सब कहने का तात्पर्य अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए एक तरह से कायर हैं, वो इस अन्याय और अत्याचार का विरोध नहीं करते, हम डरपोक बन गए हैं। और हमारे अंदर की जो एकता है
प्रेम की जो शक्ति, ताकत है, सहानुभूति है, आदमियत, हम सब ये सब भाव जो है मर चुके हैं। इसलिए हम जनई यादव के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी बात क्यों नहीं कह देते आप? फिर पातीराम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है लाला। मेरे आरोपों का उन्होंने खंडन कर दिया। यानी राजेश ने जो आरोप लगाए उन सब का उन्होंने खंडन कर दिया। मेरे ऊपर जुनून सवार हो चुका था। यानी राजेश कह रहा है मेरे ऊपर जुनून सवार हो चुका था। पातीराम ने भी मुझे टरका दिया है, तहसीलदार ने भी मेरी सुनवाई नहीं कर पा रहा है। और अंततः राजेश दृढ़ निश्चय करता है कि जनई यादव का तो मुकाबला करना ही पड़ेगा और मेरे भैया की जो ज़मीन पर उसने कब्जा किया उसको मैं छुड़ा के रहूँगा और गाँव को अत्याचारों से मुक्त करता। और फिर वो जन जागरण एक तरह से लाता और गांव वालों को सबसे वो मिलता और जन जागृति के माध्यम से वो जनई यादव के द्वारा उस गांव को अत्याचारों से मुक्त करता और अपने भाई की इस ज़मीन को छुड़ाता। तो देखिए, मेरे ऊपर जुनून सवार हो चुका था, उनकी बात काटने लगा। यदि ऐसी बात नहीं तो ये जालिम जनई कैसे पोठे के लोगों पर अत्याचार कर रहा है? आपके होते हुए वो अत्याचार कर सकता, उसकी हिम्मत है क्या? कैसे गरीबों की गर्दन उमेट रहा है, यानी गर्दनों को मोड़ रहा है। मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ है वे भेड़िया गरीब मूला की, यानी जो गरीब मूला जो व्यक्ति है हमारे इसी गांव का, उसकी जो 5,000 की एक कीमत वाली जो भैंस थी वो 500 रुपये में खूंटे से खोल के ले गया। इतना अत्याचार वो कर रहा और मूला चुपचाप सहन करता रहा और आपने भी आवाज़ नहीं उठाई। गौरी शंकर को तो आप जानते ही हैं, उसकी 30,000 की लागत का एक पक्का कुआं है और मात्र कुल 3,000 में ही उसने हड़प लिया। तो इतना अत्याचार वो हमारे गांव वालों पे कर रहा है। अगर मैं यहाँ उस समय होता तो मैं क्रोध में होंठ काटने लगा था। यानी कहने का तात्पर्य उस समय मैं यहाँ होता तो ऐसा अत्याचार उसको करने ही नहीं देता। छोड़ो बीती बातों को, अब मुद्दे पर आओ। यानी पातीराम कहते हैं कि इन पुरानी बातों को अब तुम छोड़ दो और पूरे अब मुद्दे पे आओ, मुख्य बात पे आओ, अब क्या करना है। मैं हमारे खेत के मामले में जनई के विरुद्ध आपकी मदद मांगने आया हूँ। बताइए आपका क्या विचार है? मेरे इस प्रश्न पर वे विचार मग्न हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अपना दुख दर्द आपको बताना मेरा फ़र्ज था, आपसे मदद की गुहार करना लाजमी था, यानी एक तरह से उचित था, सही था। आप जाने माने व्यक्ति हैं, सभी आपसे सलाह मशविरा करते हैं, इसलिए मैं भी आपके पास आया। क्या सुन दिया, अब आप मेरी मदद करेंगे तो अच्छा है और नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। हाँ, इतना बताए देता हूँ कि जब तक मेरे में दम खम है, यानी दम में दम है, मैं अपने खेत में उस जालिम द्वारा बोवनी करना तो दूर, यानी वो खेत में बीज नहीं डाल सकता, उसकी छाँय तक उस खेत पर नहीं पड़ने दूंगा। मेरी लाश गिरने पर ही वे मेरे खेत में बोवनी कर सकेगा, यानी मैं बलिदान हो जाऊंगा इस खेत के लिए, तो वो बोवनी यानी खेत की बुवाई कर सकेगा। चलता हूँ दद्दा। पातीराम को इस तरह से कहकर वह चल पड़ते हैं और वह भी मेरे साथ खटिया से उठ खड़े हुए विचारों में मग्न हो गए। अपने घर से कुछ दूर तक मेरे साथ आए, फिर वापस अपने घर को लौट लिए। मैंने यही बात गुलाब कक्कू तथा प्रीतम को भी खोल कर कह दी। यानी ये दोनों भी गांव के ही पात्र हैं और इन दोनों को जाकर के भी इस बारे में, उसके दृढ़ निश्चय के बारे में बताया कि जनई यादव के अत्याचारों का कैसे मुकाबला करना है, कैसे जन जागृति उन्होंने लानी है। तो पातीराम की तरह वह गुलाब काका के पास में और प्रीतम काका के पास में जाकर के भी ये बात कही और एक तरह से घूम घूम करके उन्होंने लोगों में जन जागृति, जन जागरण लाया। इसलिए कहानी का शीर्षक है जगाना, लोगों को जगाना, अत्याचारों के खिलाफ लोगों को जगाना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना और हक के लिए लड़ना। पीली फट चुकी थी पीली फट चुकी थी, यानी पो फटना यानी प्रातःकाल होना, वर्षा पहले हो चुकी थी। गांव के किसान अपने अपने हल और बैलों को लेकर के बोवनी के लिए अपने खेतों पर जाने लगे थे। मैं सामी बंधी लाठी ले पुजारी वाले खेत के लिए निकल पड़ा था, यानी बंधी बंधाई लाठी को लेकर के, मजबूत लकड़ी लेके मैं निकला था, हथियार को लेके। मेरे पीछे पीछे रुगने सुगने भैया भी लाठी लेकर घर से निकले। यानी राजेश के भैया है तो कमज़ोर, लेकिन वह भी जैसे जैसे बीमार सीमार स्थिति में थे, रुग्णियन बीमार,
और सुगुण यानी प्रतिध्वनित होकर के शब्द आया, जैसे रोटी वोटी, गाय वाय हम बोलते हैं, पानी वानी, चाय वाय। उसी तरह से रुग्ण सुगुण यानी बीमार जैसी स्थिति में थे, भैया भी लाठी लेकर के मेरे साथ चले। खेत का रास्ता पातीराम के घर के सामने से गुजरता था। पातीराम हाथ में लोटा लिए दिशा मैदान को जा रहे थे, यानी पातीराम प्रातःकाल दैनिक कर्म से निवृत्त होने के लिए जा रहे थे। और हम दोनों को यानी दोनों भाइयों को जाते हुए उन्होंने देखा। देख करके वे वापस मुड़े और बंगले, उनके खुद के बंगले में सो रहे अपने तीनों लड़कों को उन्होंने ललकारा, उठो रे, देखो वहाँ जालिम थे बीड़ी में दो बौड़े अकेले जा ही रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य उस जनई यादव से भिड़ने के लिए दोनों भाई अकेले ही जा रहे हैं। तुम उन संग में जाऊं, यानी तुम उनके साथ जाओ, सारों जालिमों को पीस कर चटनी करी दूँ। उन सारे अत्याचारियों को तुम पीस पीस कर उनकी चटनी बना दो। न रे बाँस न बजे बाँसुरी, बाँस ही नहीं रहेगा तो फिर बाँसुरी भी नहीं बजेगी, यानी उसको मिटा डालो। बहुतु जुलुम करी रहो मेरो सारो, यानी वो तो बहुत जुल्म करता रहा है, उसे अब लड़ो यानी उससे लड़ो, मेरी ओर से तुम जाओ लड़ो। ज़मीन में गड़ी दूँ कुत्ता है, उस कुत्ते को तो ज़मीन में गाड़ करके आ जाना, यानी उसको समाप्त कर देना। तुम जाओ, तुम हट्टे कट्टे तीन लड़के हो, दोनों भाई अकेले जा रहे हैं, उनका साथ दो। और उसी तरह से उन्होंने साथ दिया। और साथ ही साथ देखिए उनका लड़का अपने उनका अपने लड़कों को ललकारना था कि वे आंखें मीटते मीटते यानी अपनी नींद को तोड़ते तोड़ते लाठी और फरसा लेकर के अर हमारे साथ हो लिए। और उनका हमारे साथ लगना था कि कोठे के यानी उस गांव के खेमे के घर घर से आदमी उनके साथ निकल कर के आने लगे। और किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में हंसिया, फावड़ा, सब अन्याय के विरुद्ध मरने और मारने को उतारू लगते थे। यानी कहने का तात्पर्य राजेश ने जो जन जागरण फैलाया था, जो जन जागृति लाई थी इस जनई यादव के अत्याचारों के खिलाफ, और सभी एकजुट हो गए यानी सामूहिक शक्ति के रूप में इकट्ठे हुए। तब तक जनई और उसके आदमी पुजारी वाले खेत को बोने के लिए आ चुके थे। मैंने जनई को चेतावनी दी, खबरदार, जो खेत में हल डाला तो लाशें बिछ जाएगी, लाशें। मेरा ये कहना था कि मेरे साथ ही भीड़ का संवेद स्वर गुजा, हाँ हाँ हाँ, सोची समझी के डारियो खेत में हल्लू, यानी सोच समझ के खेत में हल डालना। तेरी चटनी करी देंगे, चटनी, यानी तेरी तुझे मार मार के चटनी बना देंगे, ते टुकड़ा टुकड़ा कर ही देंगे, यानी तेरे को काट काट करके हंसिया से फरसे से टुकड़े कर देंगे, तेरी चटनी बना देंगे। तेने बहुतु जुल्म करे हैं, बहुतु यानी बहुत, तूने हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म किए हैं, और अब हम जाग गए हैं, अब हम बहुत सारे हो गए हैं। अब देखते हैं तू कैसे इसमें हल चलाता और बीज डालता है। मेरे और भीड़ के जुनून भरे तेवर को देख करके जनई हक्का बक्का रह गया। उसके हौस हवास उड़ गए कि मैं इतना ताकतवर, जनबल मेरे पास है, राजनीतिक पहुंच मेरे पास है, लेकिन इस गांव के इस जन जागृति के समक्ष उसकी एक नहीं चली। वह कभी हम सबको देखता तो कभी साथ आए आदमियों को, और कभी अपने हाथ में लगी टोपीदार बंदूक को देखता, और उस अकेली इस बंदूक से वे क्या कर लेगा। और उसकी खेत में हल डालने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और वह छुपे छुपे दबे कदमों से पीछे खिसक गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर राजेश ने अपनी मेहनत से अपने भैया की इस ज़मीन को छुड़ाया और जनई यादव के अत्याचारों से इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। तो गाँव में एक तरह से कुछ दादागिरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो आज भी मौजूद हैं। इस कहानी के माध्यम से लेकर के कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक पक्षों से ये लोग जुड़े हुए रहते हैं, कमज़ोर लोगों को दबा करके उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं। तहसीलदार यानी एक तरह से नौकरशाही के लोग भी इनके समक्ष दबे रहते हैं, और गांव की जो पंचायत होती है वहाँ तक इनकी पहुँच होती है, उनसे संपर्क होता है, और असामाजिक तत्वों से ये जुड़ करके लोगों पर अन्याय और अत्याचार करते हैं। और आज की राजेश जैसी जो युवा पीढ़ी हैं उनमें संगठन शक्ति हैं और उनमें जन जागृति आ रही है, जो सामाजिक विसंगतियों व अन्याय अत्याचार के खिलाफ जन जागृति करके वो असमानता व अराजकता को मिटा करके सब में समानता का भाव लाना चाहते हैं, और अपने अधिकार और हक के प्रति वो सबको जागृत कर रहे हैं। इस कहानी का मूल उद्देश्य ही उभर कर आता है।
और कहानी में जो राजेश हैं उस राजेश का चरित्र चित्रण हम यहाँ देख रहे हैं कि वह आज्ञाकारी हैं, अपने भाई की आज्ञा मानता है, आदरशील हैं क्योंकि वह पातीराम को दद्दा कह करके उनका आदर करता है, जो सभ्य व्यक्ति हैं, विवेकशील और चिंतनशील हैं क्योंकि वो सबसे पहले देखता है कि कैसे जनई यादव का मुकाबला करें। वो तहसीलदार को अर्जी देते हैं, पातीराम जी से भी मदद की गुहार करते हैं, गांव के अन्य लोगों से भी वो मिलता है, वो विवेक से काम लेता है, समझदार नागरिक हैं क्योंकि सोच समझ करके ही वह जनई यादव के खिलाफ गाँव में जन जागृति लाता है। वह सहयोग का अभिलाषी है कि तहसीलदार से सहयोग लेना, पातीराम से मदद लेना, गांव के अन्य लोगों से मदद लेना। साथ ही बुरी आदतों से मुक्त है, वो नशा नहीं करता है, बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीता है। दृढ़ निश्चयी है, वो निश्चय उसने कर ही लिया कि मैं अकेला ही लड़ूंगा, भले ही गाँव वाले पातीराम वगैरह कोई साथ दे या न दे। तो जन जागृति का वह एक तरह से इस गाँव के लिए पुरोधा बनकर आता है। अन्याय और अत्याचारों का वह सदा से विरोधी हैं कि पहले ही उन्होंने बहुत जनों पर अत्याचार कर दिया, यदि मैं पहले ही यहाँ होता तो उसकी आज ये इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं पहले ही विरोध कर देता। और युवा पीढ़ी का वे प्रतिनिधि हैं और आदर्श एक प्रेरक चरित्र हैं, जिसमें कहानीकार ने राजेश के रूप में उसको चुना और सामूहिक शक्ति व जन जागरण की विजय उसके माध्यम से दिखाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस 7वीं कहानी का पूर्णतः अध्ययन कर लिया और राजेश के चरित्र चित्रण में भी हमने पूर्णतः प्रकाश डाला है। और अब इस पे प्रश्न आता तो अब आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अगली जो कहानी होगी वो अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।